और शुरुआत बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती में परिवर्तन देखने को मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या कम की जाएगी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती में भी कमी देखी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों की तैनाती में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अलग ढंग से सुरक्षा के लिहाज से कई अलग कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या में कमी देखी जाएगी। वहीं अर्धसैनिक बलों की तैनाती में भी अब कमी देखी जाएगी। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर 24/7 सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। और हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि सुरक्षा बलों की जो तैनाती है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें परिवर्तन देखा जाएगा। जवानों में कमी देखी जाएगी। क्या कुछ अपडेट्स हैं, जरा विस्तार से बताइए। जैस्मिन, इसमें जैसा कि आपने भी बताया कि जो सुरक्षा बल है उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं। इसमें जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उसका ड्रॉ डाउन प्लान पर बात करी जा रही है। अभी एक बड़ी मीटिंग जो है दिल्ली में अभी होनी है, जिस पर ये सारे फैसले लिए जाएंगे कि कैसे होगा। पर हाँ, ये होगा कि बहुत जल्दी जो है हम इसको चेंजेस देखेंगे। अभी फिलहाल एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया है गृह मंत्रालय में कि गांदरबल और बडगाम में कुछ एरियाज में सीआरपीएफ को ऑपरेशंस दिए जाएंगे। ये इलाका अभी ऑपरेशंस के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के पास है। ऐसे ही फेज वाइज मैनर में जो राष्ट्रीय राइफल्स है उसके अलग अलग जगहों से उनको हटा करके और सीआरपीएफ को देने की बात चल रही है। अभी इस पे फाइनल जो डिसीजन है वो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये होना है। पर इसका प्लान जो है वो अगले साल 2024 तक कुछ फेजेस पूरा करने का है। जब आर्मी के कुछ जवान कम होंगे तो पैरामिलिट्री के उस हिसाब से जवानों को अलग अलग जगह पे तैनात किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो वन टेरिटरी वन फोर्स, यानी एक जगह पर एक ही फोर्स रहेगी, इस पर भी विचार भारत सरकार में चल रहा है। बिल्कुल अंकुर, आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये ऑल ओवर इंडिया में होगा, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें तो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्या वहां के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी या अलग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वहां पर किया जा सकता है? जिसमें ये स्ट्रक्चरल जो चेंजेस, जो सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। ये इसमें बार बार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तैनाती है और अगर नॉर्मल सी वापस आ गई है तो सरकार जो है वो इनकी कमी क्यों नहीं कर रही है, और भी फोर्सेस भेजी जा रही हैं, तो ये कमी क्यों नहीं कर रही है अगर सब कुछ ठीक है। तो उसी को देखते हुए इस बात पर अब विचार चल रहा है कि जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उनको जो है, जो 1990 में बनी थी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, उसमें अब उसको कम करने की बात कही जा रही है। अलग अलग इलाकों से कहा जा रहा है कि जो थे उनको हटा करके, जैसे नाका था, हाईवे था, और बाकी जहां पर डिप्लॉयमेंट उनकी है उसको रिप्लेस किया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस से, क्योंकि आर्मी को के पास और बहुत ज्यादा बड़े काम हैं, जो अब सरकार को लग रहा है कि ये सही समय है उनको वहां से और पैरामिलिट्री को रिप्लेस करने का। इस पर अभी जो है एक मीटिंग जो है अभी होनी है। ठीक है अंकुर, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है और आप जानकारी दे रहे हैं कि एक मीटिंग इस पर अभी होनी है, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए गए एक साक्षात्कार में भागवत ने कहा कि सीधी सी बात है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी समीर का। ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। समीर,
इससे पहले भी हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इस तरीके का एक रुख देख चुके हैं, जहां मुसलमानों के लिए उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। भारत उनके लिए एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर है उनके लिए भारत में, और एक बार फिर से उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस तरीके की बातें कही हैं। किस तरीके से देखे मोहन भागवत के इस बयान को? देखिए, बात यह है कि अगर आप मोहन भागवत की पिछले स्टेटमेंट्स को भी देखें, उन्होंने बार बार, मैं आपको बताऊं, जम्मू भी एक बार आए थे, हमने उनका कवर किया था यहाँ पे जोरावर ऑडिटोरियम, यहाँ यूनिवर्सिटी में उनका एक प्रोग्राम था। उसमें जब उन्होंने बात की, उन्होंने इसी पर थ्रस्ट दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो भारत है, इसमें हर किसी मजहब के लोग रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी है। उन्होंने कहा कि जो यहाँ हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म की इज्जत की जाती है और किसी भी मजहब के लोग हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनको कोई खतरा है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज है वो टॉलरेंट समाज है, उसमें एक सीख दी जाती है कि हर एक की कदर की जानी चाहिए, हर एक को सम्मान दिया जाना चाहिए और हर एक को प्यार के साथ रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी जाइए, पूरे विश्व में जाइए, वहां पे हिंदुस्तान का, भारत का डंका बजता है, क्योंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पे हर किसी को अपनी आज़ादी, अपने मजहब को चलाने की आज़ादी, अपने धर्म को चलाने की आज़ादी है। यहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के साथ ज्यादती हो रही है, भेदभाव हो रहा है और दूसरे धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये उन्होंने कहा, और आज जो साक्षात्कार उन्होंने दिया है ऑर्गेनाइजर को, उसमें भी उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा कि ये बात सबको माननी चाहिए और सब लोगों को, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान में समीर, हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की जरूरत नहीं है, सौहार्द बनाकर चलने की जरूरत है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, बीते साल मदरसे में जाकर, मस्जिद में जाकर वो उलेमाओं के साथ मुलाकात करते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की, क्योंकि आरएसएस को हिंदुत्व का एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर माना जाता था। और अब क्योंकि मोहन भागवत इस तरीके से मुसलमानों को लेकर खुल के बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि संघ की सोच, संघ का नजरिया मुस्लिम समुदाय को लेकर बदल रहा है? देखिए, संघ कभी भी मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं था। अगर हम संघ की हिस्ट्री भी देखें, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी मजहब के खिलाफ है। हाँ, उनका ये था कि वो भेदभाव के लिए, अगर उनको लगता था कि जो हिंदू समाज है, उनकी नजर में कि हिंदू समाज जो है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कांग्रेस रूल में, तो इसलिए वो करते थे। और दूसरा इसमें पक्ष देखिए, उसमें दूसरी जो चीज है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज एक दुष्प्रचार करते हैं। दुष्प्रचार क्या है कि जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में खासकर मुसलमान जो है वो खतरे में हैं, वहां उनकी आजादी छीन ली गई है, उनको अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता। उसके लिए जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का और बाकी कुछ उसके साथी हैं, वो पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर झूठा प्रचार करते हैं। तो आरएसएस क्योंकि एक रीजनेबल पार्टी है, एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक दायरा है और उसका अपना एक नेटवर्क है। और आज अगर मोदी गवर्नमेंट चल रही है तो आरएसएस का उसमें एक बड़ा रोल है। तो आरएसएस चाहती है कि हमारी जो छवि है, क्योंकि उनके लिए है नेशन फर्स्ट, बाकी सब कुछ बाद में आता है। तो नेशन के लिए, मुल्क की जो सोच है, मुल्क का जो स्टैंडर्ड है, मुल्क का जो हिंदुस्तान की जो छवि है, उसको बरकरार रखने, उसको और चमकाने की जरूरत है। तो इसलिए आरएसएस चाहती है कि जो दुष्प्रचार, जो गलत प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ किया जाता है, उसका ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे किसी को कोई खतरा नहीं। और जो दुष्प्रचार पाकिस्तान कर रहा है या बाकी कुछ कंट्रीज उसके साथी कर रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता ये है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर एक को मजहब में, हर एक को अपना मजहब चलाने की आजादी। और खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि खासकर जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, वहाँ पे जो माइनॉरिटी, जहाँ मुस्लिम समाज है, उनको गलत तरीके से हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जो कि गलत है। तो आरएसएस
यही दिखाना चाहता है कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। और गवर्नमेंट के साथ साथ जो उनकी विंग है, जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि यहाँ पे हर किसी को अपना जीने का हक है और अपनी सोच से, अपने तरीके से अपने मजहब को चलाने का कोई किसी को डर नहीं है। तो एक जो छवि बनी थी, एक तो आरएसएस के खिलाफ जो छवि बनाने की कोशिश की जाती है या की जा रही थी, उसको वो नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो खत्म कर रहे हैं। और दूसरा जो भारत के खिलाफ जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की तरफ से या उसके साथियों की तरफ से, उसको भी वो करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और वास्तविकता भी यही है कि अगर आप यहाँ भारत में देखें तो 23 करोड़ के करीब मुस्लिम रहते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, कोई किसी जगह प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर हम एचएम की रिकॉर्ड, जो होम मिनिस्ट्री की रिकॉर्ड भी देखें तो यहाँ पे कम्युनल वायलेंस के जो इंसिडेंट्स है पूरे इंडिया में वो बहुत कम हुए हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस दौर में वहां पे बहुत ज्यादा हुए थे, जगह जगह पे हुए थे, लेकिन अगर हम पिछले 8-9 साल की बात करें तो उनमें भी ग्राफ जो है बहुत डाउन हो गया है। कम्युनल वायलेंस की जो इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं, दर्ज हुए हैं पूरे इंडिया में। उसकी एक वजह है कि अब हर किसी मजहब के लोग जो है उनको वो समझते हैं कि नहीं, कोई भी किसी के लिए खतरा नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। और ये चीज समीर, लेकिन अगर सियासी चश्मे से हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, मोहन भागवत का मुंबई में मेल मिलाप, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ, उलेमाओं के साथ मुलाकात और बुद्धिजीवियों के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के मुलाकात, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें और ये माना जाता था हमेशा से, 2014 के चुनाव में भी हमने देखा कि जो मुस्लिम समुदाय था राजनीति में हमेशा एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर उनका इस्तेमाल होता रहा है। और अब क्योंकि स्थिति बदली है, जिस तरीके से कम्युनल डिफरेंसेस कम हुए हैं, कम्युनल डिफरेंसेस की जो घटनाएं होती थी वो भी, उनमें भी काफी कमी आई है। तो क्या हम ये माने कि मुस्लिम समुदाय के साथ मेल जोल और मुस्लिम समुदाय के साथ जो अपनी छवि है मुस्लिम समुदाय के बीच, आरएसएस उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से आपने जानकारियां दी कि मुस्लिम्स को लेकर इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है, मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार होता है भारत में, उस छवि से बाहर निकालने की, भारत को उस छवि से बाहर निकालने की कोशिश मोहन भागवत की यहां पर नजर आ रही है। और स्वयंसेवक संघ की जो कमान है पूरी, वो मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर अपने हाथ में ले रखी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गुजरात इलेक्शन की बात करें, गुजरात इलेक्शन में मुस्लिम परसेंटेज बीजेपी के लिए बड़ा है, ये एक बड़ा संकेत है। देखिए पहले क्या होता था कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को बहुत कम वोट देते थे, लेकिन अब की बार गुजरात में इलेक्शन हुए तो वहां पे जो पोल परसेंटेज है, खासकर जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। और यही एक संकेत दे रहा है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी हो, आरएसएस के जो वर्कर हैं वो अब मुस्लिम के पास जा रहे हैं। और खासकर जो बैकवर्ड मुस्लिम है, पसमानदा मुसलमान जो है, उनकी वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च की गई है। खासकर जो लेडीज हैं वहां पे, जो मुस्लिम औरतें हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो मोदी गवर्नमेंट के साथ साथ जो आरएसएस है, आरएसएस भी मानती है कि जो छवि बनी है, जो एक नैरेटिव बिल्ड अप किया जाता है, एक प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। देखिए आप भारत को शेष भारत बनाना है, आगे के दिनों में 5 ट्रिलियन आपको इकोनॉमी को ले जाना है, उसमें सभी का साथ और सभी का विश्वास चाहिए। तो आरएसएस अपना एक रोल अदा कर रही है उसमें, और वो जोड़ने की कोशिश कर रही है मेन स्ट्रीम में उन लोगों को जिनको पहले लगता था कि आरएसएस हिंदूवादी पार्टी है या बीजेपी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आरएसएस ये चाहती है कि अब के जो आगे का जो भारत हो, उसमें सभी लोगों को ये एहसास हो कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, जो हमारे हमसाया मुल्क है, जो हमारी उसकी जो कोशिश है कि यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है। देखिए अभी टारगेट किलिंग कश्मीर में हुई, डांगरी में, राजौरी में हुई, तो कोशिश की गई कि 2 समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाया जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो कोशिश कर रहा है। तो कोशिश ऊपर लेवल पर यह हो रही है कि लोग नीचे बिल्कुल समीर, और जिस तरीके से
भारत की छवि इंटरनेशनल मंच पर यह कहकर खराब करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर जातिवाद के आधार पर लोग लड़ते हैं, रिलीजन के आधार पर वहां पर लोग लड़ते हैं। इन सब बातों से पार पाने के लिए आरएसएस ने अब मोर्चा संभाला है। समय समय पर हम मोहन भागवत का ये जो रुख है ये हम देख पा रहे हैं और इससे स्पष्ट होता है कि जो वो बयान दे रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, अपने साक्षात्कार में, कहीं ना कहीं भारत की छवि इंटरनेशनल मंच पर बदलने की ये कोशिश है मुसलमानों को लेकर, जिस तरीके से भारत के ऊपर हमेशा से बयान बाजी होती रही है। समीर, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। वहीं जम्मू में भी कोहरे और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जम्मू से हमारे सहयोगी रजत ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में कोहरे और ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है। क्या कुछ अपडेट्स मौसम के लिहाज से मिल पाए हैं रजत? जी जास्मिन, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ जम्मू में इस समय भी लगातार, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फॉग जो है वो लगातार बनी हुई है और डेंस फॉग है। अगर बात करें जिस तरह से 25 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी जो है वो बनी हुई है और इसीलिए लगातार जो ट्रैफिक विभाग है वो भी कह रहा है कि जब भी अपना टूर प्लान करें तो उसी हिसाब से करें, ट्रैफिक की व्यवस्था पहले वो देख लें। और क्योंकि हमने देखा है इन दौरान कई बारी गाड़ियों का एक्सीडेंट जो है वो होता है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। इसीलिए सबसे पहले मौसम की अगर हम बात करें तो जम्मू में पारा जो है वो लगातार 6 डिग्री से नीचे चल रहा है। न्यूनतम तापमान कल भी 4.5 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और आज भी अगर बात करें तो इसी तरह का जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। जम्मू के खासतौर पर मैदानी इलाकों की बात करूं, इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर हम बात करें सांबा कठुआ इलाके की या उधमपुर की, इनके मैदानी इलाके जितने भी हैं सभी जगहों पर इस समय जो धुंध है वो लगातार बनी हुई है। सूखी ठंड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जानकारी सामने आई थी कि 11 और 12 तारीख को जम्मू में रेनफॉल हो सकता है, पर अभी तक इसके कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमने देखा जो परेशानियां हैं लोगों को ज्यादा आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां विजिबिलिटी की परेशानी तो आती है, पर सेहत से संबंधित कई सारी परेशानियां भी लोगों को अब आना शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना था कि कई सारे लोग जो हैं वो अब जो है इस तरह की शिकायतें लेकर सामने आ रहे हैं कि सूखी ठंड की वजह से उन्हें सूखी खांसी या फिर चेस्ट प्रॉब्लम्स कई सारी हो रही हैं। तो इसलिए लोगों को अब इंतजार है कि बारिश हो ताकि इस सूखी ठंड से कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सके। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, साथ ही एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी नए साल के अवसर पर बहुत सारे सैलानी पहुंचते हैं दूर दराज से। उसको लेकर कोई जानकारियां, वहां पर किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कड़ाके की ठंड है और अभी भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी जम्मू कश्मीर में पड़ रही है। जी बिल्कुल जास्मिन, लाजमी है कि जो माता वैष्णो देवी का दरबार है वहां पर हजारों की तादाद में रोज जो हैं श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। और क्योंकि छुट्टियों का मौका भी होता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय जो है वो विंटर वेकेशंस चल रही हैं। जम्मू में भी विंटर वेकेशन जो है वो 7 तारीख को खत्म होनी थी, पर मौसम के मिजाज को देखते हुए उसे बढ़ा दिया गया। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर इलाकों में जब विंटर वेकेशन होते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेकने जाएंगे और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हमने देखा था वैष्णो देवी में पहले दिन भी, जो साल का पहला दिन था 1 जनवरी, उस दिन भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और सरकार की तरफ से या बात करें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। रास्ते में जगह जगह पर जो तैनाती है वो स्टाफ की गई है, ताकि, क्योंकि हमने देखा है इस दौरान जो बुजुर्ग लोग होते हैं और बच्चे होते हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर की परेशानियां आती हैं। तो इसीलिए जगह
जगह पर जो हेल्थ चेकअप सेंटर्स है वो भी श्री माता वैष्णो देवी द्वारा बनाए गए हैं, ताकि जब भी अगर किसी भी यात्री को परेशानी होती है वो तो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। इसके अलावा इस बार हमने देखा था पहली बार RFID कार्ड्स का भी यहाँ पर जो चलन है वो शुरू हुआ था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, जिसमें कि उनका मकसद ये था कि एक यात्रा को रेगुलेट किया जाए और जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर डेटा जो है वो श्राइन बोर्ड के पास अवेलेबल हो, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो समय पर उस तक हेल्प जो है प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जो बैटरी एम्बुलेंसेस लगातार चलती रहती हैं श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पर सुचारू रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि जो चॉपर सेवा है उसे वो भी बाधित ना हो। हालांकि धुंध में थोड़ी लेट जरूर चलती हैं, क्योंकि हमने देखा एक तरफ फ्लाइट्स भी जहां लेट चल रही हैं, धुंध में इस तरह का जरूर हमें प्रभाव देखने को मिलता है चॉपर सर्विस में। बट अभी तक की अगर हम बात करें तो इस बारी के जो इंतजामों की वजह से लोगों को, यात्रियों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ रहा है। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, हालांकि ठंड कड़ाके की पड़ रही है। आपकी जानकारियों के अनुसार 6 डिग्री के आसपास जम्मू में तापमान बना हुआ है, लेकिन एडवाइजरी भी जारी की गई है और जम्मू जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए सहूलतें भी बहुत सारी हैं। नजर आप बना के रखिए, मौसमी हाल आपसे जानते रहेंगे। रजत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डुगर खबरा में अभी के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।